नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 2 मराठा राज्य का उत्थान और पतन। इसका ये पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। जो चैनल का लिंक जो है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, स्टडी फ्री DM23। क्या सर्च करना है आपको? स्टडी फ्री DM23 सर्च करते ही फर्स्ट नंबर पे हमारा चैनल आ जाएगा। वहां से जाके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आने वाली सभी अपडेट, और अगर आपको कोई डाउट है या आपको डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना है तो वहां पे आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो भी हमने पार्ट आपका 2 और 3 पढ़ा था, उसमें हमने प्रथम आंग्ल युद्ध और द्वितीय आंग्ल युद्ध पढ़ा था। आज की वीडियो में हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, हमने जाना कि पहले 2 आंग्ल मराठा युद्धों में मराठा साम्राज्य में सत्ता की चाह में अंग्रेजी कंपनी से मदद ली गई थी। और परंतु तृतीय जो मराठा आंग्ल युद्ध जो हुआ था, उसका कारण क्या था? उसका कारण कुछ अलग ही था। अब उसका कारण देखते हैं। देखो, जब मराठों द्वारा कोई अभियान करा जाता था तो उनके अभियानों में पिंडारी भी उनकी सेना में जुड़कर उनका साथ देते थे। अब भाई, ये पिंडारी कौन थे? पिंडारी एक टाइप का समुदाय था, समूह था, जिसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते थे। और ये लोग क्या करते थे? मराठों का किसी भी अभियान में, जो भी अभियान मराठे लोग करते थे, जो भी युद्ध वगैरह करते थे, उस पे पिंडारी इनका साथ देते थे। और साथ में उनको साथ जैसे उन्होंने दिया, तो बदले में उनको क्या मिलता था? बदले में जो जो भी मराठा जो भी जीतते थे, यानी कोई भी क्षेत्र मराठा ने अगर जीता है तो पिंडारी क्या करते थे? उस क्षेत्र में लूटपाट कर लेते थे। और पिंडारिया में सारे तरीके के लोग थे, जो कि मैंने आपको बताया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मराठों द्वारा कोई ज्यादा अभियान भी नहीं किए जा रहे थे, और इस प्रकार पिंडारियों को भी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। भाई सही बात है, जब देखो मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ, अब मराठा किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं जीतेंगे, कोई क्षेत्र को विजय नहीं करेंगे, तो पिंडारी भी इसमें क्या मतलब, पिंडारियों को भी फायदा नहीं हो पाएगा। तो जब पिंडारियों को इसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ, तब इसी क्रम में पिंडारी क्या करते हैं? वो अपनी पूर्ति के लिए, यानी कि अपनी पूर्ति के लिए अपने आसपास में जो क्षेत्र होते हैं, जो कि निजामों का क्षेत्र था, कर्नाटक के नवाबों के क्षेत्र थे, मालाकार के क्षेत्र थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। अब आप किसी के क्षेत्र में लूटपाट करोगे तो वो सहेगा थोड़ी, भाई उसे तो गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही होता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये पता लगता है कि ये लूटपाट कर रहे हैं, तब 1817 में उस समय के अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर, जिनका नाम था जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वारा पिंडारियों पर आक्रमण करने के लिए निर्देश दिया गया। यानी कि इन्होंने बोला, जो इन गवर्नर थे, कि चलो पिंडारियों पर आप लोग क्या है, अब आक्रमण कर दो। अब इसी क्रम में क्या होता है, जब ये निर्देश देते हैं तो मराठों को क्या लगता है? मराठों को ये लगता है कि ये बेसिकली पिंडारियों पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, ये जो आक्रमण कर रहे हैं वो मराठाओं की जो है संप्रभुता पर वो कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मराठों को ये बात सुनकर क्या होता है, उनको ठेस पहुंचती है, और वो क्या करते हैं? अंग्रेजों से इसका बदला लेने का निर्णय लेते हैं। और इसी कारण से जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है होता है। तो प्रथम कारण जो हो गया वो पिंडारियों की वजह से हो गया। आपने जो देखा होगा अपना जो प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ था? जैसे सत्ता की चाह को लेकर, है ना, आप सभी को याद है, सत्ता की चाह को लेकर। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो भी सत्ता की चाह को लेकर हुआ था, कि भाई सत्ता चाहिए। लेकिन तीसरे का कारण कुछ अलग ही था। तो तीसरे का कारण हमने पहला कारण जान लिया है। अब देखिए होता क्या है,
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठा साम्राज्य के अलग अलग वंशों के केंद्रों पर अपने निवास बना लिए गए थे, ताकि अगर मराठों द्वारा कोई विद्रोह का षड्यंत्र हो रहा हो तो उसे पकड़ लिया जाए। यानी जो अंग्रेजी ईस्ट कंपनी थी उसने क्या करा था, अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र पर निवास स्थान बनाए, रहने का स्थान बनाया, ताकि अगर कुछ भी मराठा लोग उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, कोई साजिश रचे, तो उनको इसके बारे में पता लग जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। इसी क्रम में पेशवा और गायकवाड़ वंश के बीच वित्तीय संघर्ष होना शुरू हो गए थे। एक थे पेशवा, दूसरे थे गायकवाड़। और अंग्रेजी कंपनी के द्वारा क्या करता है, गायकवाड़ वंश का सहयोग जो है सहयोग किया गया। यानी कि अंग्रेजी कंपनी किसके साथ हो गई, गायकवाड़ के साथ, यानी गायकवाड़ का साथ देती है और पेशवा का साथ नहीं देती है। इसीलिए तब अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के साथ 1817 में पूना की संधि करी गई थी। 1817 में पूना की संधि की शर्तें जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी। पहली शर्त ये थी, इसमें अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के बहुत क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया, जैसे कि नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन वो क्षेत्र था किसका, एक्चुअली में पेशवा का था, यानी मराठों का था। दूसरा जो कारण था, दूसरा जो संधि थी, संधि की दूसरी शर्त ये थी कि पेशवा गायकवाड़ वंश से किसी भी तरह का कर नहीं ले सकते, यानी कोई भी टैक्स अब इनसे नहीं लेंगे। तीसरा कारण ये था, कारण बोल दिया। तीसरी शर्त संधि की ये थी कि पेशवा किसी भी भारतीय राजा के साथ संधि अब नहीं कर सकते हैं। तो ये संधि की 3 शर्तें थी जो कि किस किस के बीच में हुई थी, ये पेशवा के बीच में और अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के बीच में हुई थी। अब यही जो है वो कारण बना था। तो ये जो आपने संधि देखी, यह संधि दूसरा कारण बनी, तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध का ये दूसरा कारण बनी। ठीक है, पहला था पिंडारी, दूसरा कौन हो गया, दूसरा ये जो हमने संधि देखी वो। इन्हीं सब कारणों की वजह से पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया और बाकी के मराठा वंश, यानी कि भोसले वंश, सिंधिया वंश और होलकर वंश, ये तीनों ही वंश कौन थे, मराठा थे। कौन थे, मराठा थे। अब क्या करते हैं, ये सारे ही वंश क्या करते हैं, साथ में मिलकर विद्रोह की रणनीति बनाते हैं। अंग्रेजी कंपनी से छुपकर पेशवा ने बहुत बड़ी सेना बना ली थी और बाकी वंशों को भी पेशवा के द्वारा मदद करी गई ताकि वे अपनी बड़ी सेना बना सके। इस क्रम में पेशवा और सिंधिया वंश दूसरे साम्राज्य से भी सहयोग लेने के लिए, मतलब सहयोग की कोशिश करने लगे थे। जैसे कि उन्होंने सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगी, इसके लिए कि चलो भाई अब हम इनसे लड़ाई करेंगे, उनके साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करेंगे, तो आप लोग जो है हमारा साथ दो। परंतु इस कार्य में अंग्रेजी कंपनी द्वारा सिंधिया वंश को पकड़ लिया गया। अब देखो भाई हुआ क्या, यहाँ पर पेशवा ने और सिंधिया ने आखिरकार दोनों ने ही मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राजाओं से मदद मांगी, लेकिन पेशवा तो नहीं पकड़ा गया। पकड़ा कौन गया, सिंधिया वंश। सिंधिया वंश को अंग्रेजों ने इस चीज को देखते हुए पकड़ लिया कि ये लोग जो है मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अब इनका क्या था, यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। ये लोग एक्चुअली में करते क्या है, जो भोसले वंश होता है वो, सिंधिया वंश होता है वो, होलकर वंश होता है वो, तीनों वंश क्या है अपना अलग अलग मतलब वो करते हैं, विद्रोह करते हैं। ये तीनों साथ में विद्रोह नहीं करते। अगर ये तीनों साथ में विद्रोह करते ना और वर्सेस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी होती तो शायद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हार जाती, लेकिन ये तीनों अलग अलग टाइप से करते हैं। तो फिर अंग्रेज भी चालाक होते हैं। अब अंग्रेज भी क्या करते हैं, संधि जो है वो एक एक से करते हैं, तीनों से साथ में संधि नहीं करते। अब तीनों से साथ में संधि करेंगे तो तीनों में से कोई मानेगा नहीं, तो ये लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं अंग्रेज। अब अंग्रेज क्या करते हैं, देखो वो ग्वालियर की संधि करते हैं 1817 में। कब, 1817 में। किस किस के बीच में होती है ये देखना है। ये जो संधि होती है ये संधि सिंधिया वंश और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया वंश के साथ ग्वालियर की संधि की थी और यही संधि नवंबर 1817 में हुई थी। इस संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थी कि सिंधिया वंश को पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देना होगा, यानी एक तरफ से इन्होंने अपने जो सिंधिया वंश है, सिंधिया वंश को अपनी साइड में ले लिया इस संधि से। ठीक है, यानी कि अब ये लोग क्या बोलते हैं, ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और मतलब जो ये एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि सिंधिया वंश जो है अब किसका साथ देगी, अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देगी। किसके विरुद्ध, पिंडारियों के विरुद्ध। अब ये भी मराठा है और ये भी मराठा है, लेकिन ये मराठे जो हैं अब किसकी तरफ मुड़ गए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, और ऐसे में अब सिंधिया वंश पेशवा की मदद नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर दो बातें हो जाती है। देखो, सबसे पहला क्या होता है कि अब जो सिंधिया वंश है वो इनका साथ देगी ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसके विरोध में, पिंडारियों के विरोध में। पहली शर्त यह हुई। दूसरी शर्त यह है कि सिंधिया वंश अब पेशवा की मदद नहीं करेगी। इसके बाद पेशवा द्वारा सीधा आक्रमण के संदेश भोसले और होलकर वंश को दे दिए गए और इस क्रम में उन्होंने पुणे में ब्रिटिश निवास स्थानों को आग लगा दी और नवंबर 1817 में तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया। भोसले वंश के अप्पा राव भोसले द्वारा नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी को आग लगा दी गई थी। किसको, ब्रिटिश रेजिडेंसी को। किसके द्वारा, भोसले वंश के जो ये थे ना अप्पा राव भोसले, इनके द्वारा नागपुर में जो ब्रिटिश की रेजिडेंसी थी, जहाँ पे वो लोग बैठते उठते थे, बातें मतलब मीटिंग वगैरह करते थे, वहाँ पे आग लगा दी गई थी। इसके साथ पेशवा द्वारा किरकी के ब्रिटिश कैंप पर भी आक्रमण कर दिया गया था। यानी कि भोसले वंश ने क्या करा, भोसले वंश ने इनकी जो रेजिडेंसी है उस पर आग लगा दी और पेशवा वंश ने क्या करा, पेशवा वंश ने जो किरकी है, किरकी एक जगह का नाम है, वहां पे ब्रिटिश कैंप था, ब्रिटिश कैंप पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ से ये भी अपना वो कार्य कर रहे हैं, मतलब युद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ से ये भी अपना युद्ध लड़ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, सीत बल्दी के क्षेत्र में भोसले वंश की सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच में जो है वो जो कि युद्ध हो जाता है। किस किस के बीच में होता है, इनके बीच में। देखो, भोसले वंश के बीच में और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हो जाता है। परंतु किरकी में पेशवा और सीत बल्दी में भोसले वंश की सेना दोनों को पराजय मिली थी। यानी कि अब जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में भोसले वंश का साथ किसने दिया था, पेशवा वंश ने दिया था। और इस में क्या हुआ था, इनकी हार हुई थी और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जीत गई थी। इसी क्रम में होलकर वंश ने भी, मतलब जब ये चीज चल रही थी, भोसले वंश जो है वो अपना मतलब नागपुर में उसने आग लगा दी, पेशवा वंश ने क्या करा, ब्रिटिश कैंप पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इसी क्रम में होलकर वंश जो होता है, होलकर वंश क्या करता है, होलकर वंश ने भी महिदपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, परंतु वे भी इसमें असफल रहे। यानी कि तीनों ने ही अपना काम करा, भोसले वंश ने भी, पेशवा वंश ने भी और होलकर वंश ने भी, लेकिन तीनों के तीनों इस युद्ध में असफल रहे और अंग्रेजी सेना को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा होलकर वंश के साथ 1818 में मंदसौर की संधि की गई। किसकी, मंदसौर की संधि की गई। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक्सप्लेन नहीं करा गया कि मंदसौर की संधि क्या होती है, बट इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे वे दक्षिण की तरफ भाग गए थे। अंग्रेजी कंपनी को यह आशंका थी कि पेशवा फिर से आकर हो सकता है कि उन पर आक्रमण करेंगे, इसीलिए अंग्रेजी जो कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी द्वारा और ज्यादा सेना को बुलाया गया था। किसके हक में, अंग्रेजी कंपनी के हक में। यानी अंग्रेजी कंपनी जो है अपनी सेना को, मतलब सेना को पुणे में बुलाया गया। पुणे आपको पता है मुंबई में है, महाराष्ट्र में जो कि पुणे है, तो वहां पर उसको वापस बुला लिया गया था। ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की सेना की एक टुकड़ी पुणे आने के क्रम में रात को
कोरेगांव क्षेत्र में रुकी और पेशवा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव के युद्ध में भी पराजय मिली थी। अब पेशवा कौन थे? पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय उस टाइम पर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डोंट बी कंफ्यूज। बाजीराव जो द्वितीय थे वो पेशवा थे। तो ये जो कोरेगांव में जो भी ये युद्ध हुआ, इसमें किसको पराजय मिली? पेशवा को। पेशवा यानी बाजीराव द्वितीय को। इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 से लेकर जून 1818 तक अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक भागते रहे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और तब अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा पद को खत्म कर दिया गया था। जब 1818 जून में बाजीराव द्वितीय ने पेशवा थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया था? पेशवा पद जो था उसको खत्म कर दिया गया था। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने कब्जा किए थे वे अंग्रेजी कंपनी के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिए गए थे। बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से अंग्रेजी कंपनी द्वारा निकालकर कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में पेंशन पर भेज दिया गया था, ताकि दूसरे भारतीय राजाओं को यह बताया जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम हो सकता है। तो यानी कि बाजीराव द्वितीय को क्या किया था? बाजीराव द्वितीय को उन्होंने उनके साम्राज्य से निकालकर, यानी अंग्रेजी जो कंपनी थी उन्होंने बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से निकालकर कानपुर के पास एक गांव था जो बिठूर नामक एक गांव था वहां पर भेज दिया, लेकिन पेंशन देके भेजा, यानी कि उनको मंथली जो है पेंशन वहां से मिलती रहती थी। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा उन्होंने इसलिए किया गया था ताकि अंग्रेज और राजाओं को दिखा सके कि अगर कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा तो उसका क्या मतलब परिणाम होता है। इसी के बाद जो है ना अंग्रेजों ने मतलब जो है इसमें भारतीय इतिहास में अपना दबदबा बनाया था इसी के बाद से। अब इसके बाद ना हम बंगाल भी पढ़ेंगे, उसके बाद मैसूर भी पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखना कि अंग्रेजों की क्या भूमिका होती है। अब देखिए इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना द्वारा पिंडारियों का भी अंत कर दिया गया था, यानी पिंडारियों को भी खत्म कर दिया गया। पिंडारियों के जो मुख्य था उसका नाम था आमिर खान और करीम खान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। अब भाई जब ये लोग आत्मसमर्पण कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेज और फायदा उठाएंगे। अंग्रेज ने क्या करा? इनको बिल्कुल खत्म ही कर दिया, इनके वंश को, मतलब वंश नहीं मतलब इनके समुदाय को, कि इस टाइप का कोई भी समुदाय अब नहीं बनेगा। तो समुदाय जो है इस टाइप का खत्म हो गया था और इस प्रकार मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया और अंग्रेजों का भारत में एक और बड़े साम्राज्य पर कब्जा हो चुका था। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अपना जो है कदम बढ़ा रहे थे भारत में। अब उनको एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया जो कि मराठा का क्षेत्र था और धीरे धीरे वो ऐसे ही सभी जगह फैल रहे थे हर क्षेत्र में। अब ये जो आपका यूनिट 2 था, यूनिट 2 तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यूनिट 2 का जो ये चैप्टर नंबर 2 था आपका, एक टाइप से चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है, जिसमें हमने प्रॉपरली जो अभी तक जो है मराठा के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। किसके बारे में? बंगाल के बारे में। और बंगाल के बाद हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर यानी कि ये कैसे, हमने जैसे पढ़ा ना स्टार्टिंग से कि कैसे मराठा जो है वो कैसे उनका उदय हुआ, कैसे उनका खात्मा हुआ, उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। एक चीज़ और, मैंने ना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। आपके बुक में हालांकि इतना कुछ नहीं दे रखा, बट मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम चीज़ हम अब बंगाल में पढ़ेंगे कि बंगाल में कैसे बंगाल का उदय हुआ, कैसे बंगाल साम्राज्य की स्थापना हुई, किसने करी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, अंग्रेज कैसे आए, कौन कौन से युद्ध हुए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।